Greetings everyone, my name is K.S. Deepak and on behalf of Sheila I welcome you all in today's news analysis. Today we will be seeing those articles which were there in the Hindus Delhi edition. So वो कौन से articles हैं? तो first article is on China Sri Lanka. So यहाँ पर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं. द एस्पेक्ट ऑफ OBOR जिसे कहते हैं वन बेल्ट वन रोड या ब्री जिसे कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. All these things we have discussed in the first in initial videos, so I'll be referring to those videos here. The second one is on African cheetah. Now again African cheetah का जो recent issues है, इससे पहले भी African cheetah के जो newses हैं वो काफ़ी दिन से news में रहे हैं. Over the years we have contemplated those. So we have also covered African cheetah in quite detail in our previous videos. So I'll be referring to the videos here. The third one is on defense equipments. अब यहाँ पर we won't be restricting ourselves to this equipments. ये जो 3-4 नाम दिए हैं equipments पे, उस पर ना restrict कर we will be trying to elaborate your cause, we will be trying to elaborate your understanding into the indigenization of India's defense sector. India की जो defense industry है उसकी जो indigenization है उस पर हम लोग बात करेंगे third article में. And the fourth one is on achievements. Now again achievements of India 75 is not something which is written. ये एक कोई particular news नहीं है. Over आज की जो न्यूज़पेपर है और कल के न्यूज़पेपर्स में काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं ऑन द अचीवमेंट्स जो कि इंडिया ने किए हैं ओवर द ईयर्स, एंड वी विल बी ट्राइंग टू क्लब ऑल दोज अचीवमेंट्स एंड टू प्रोवाइड यू इन द फॉर्म ऑफ एन फ्लो चार्ट. सो दैट इज समथिंग विच विल बी डूइंग. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल दैट इज चाइना एंड श्रीलंका एस्पेक्ट. सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ पे हम लोग काफ़ी डिटेल में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द 29 जुलाई न्यूज़ एनालिसिस में. मैंने काफ़ी डिटेल में द फर्स्ट एस्पेक्ट जिसे कहते हैं हम्बनटोटा पोर्ट, ये हम्बनटोटा पोर्ट का इशू क्या है, श्रीलंका में कितने पोर्ट्स हैं, दी हम्बनटोटा पोर्ट, दी त्रिकोमोल पोर्ट, दी पोर्ट ऑफ कोलंबो, क्यों पोर्ट ऑफ कोलंबो की जगह हम लोग हम्बनटोटा पोर्ट रखने का, शिलान्यास रखने का आइडिया आया, क्या क्या थे चॉक पॉइंट्स, क्यों ओवर द ईयर्स ये चॉक पॉइंट्स को मेंटेन करने के लिए चाइना इज़ ट्राइंग टू हैव दिस हम्बनटोटा पोर्ट. हम्बनटोटा पोर्ट की जो शेयर्स हैं वो किस किस के पास हैं, ऑल दोज थिंग्स वी आर डिस्कस इन द 29 जुलाई. सो प्लीज़ रेफर द वीडियो. जो दूसरा एस्पेक्ट है जो आप ये आर्टिकल में देखोगे, जिसका जिक्र ये आर्टिकल में किया गया है, दैट इज़ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. नाउ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या जिसे कहते हैं OBR या जिसे आप कहें न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव, काफ़ी सारे नाम हैं इसके ऑफिशियल. तो यहाँ पर ऑल दिस थिंग्स आई डिस्कस इन द 4 अगस्त कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इंडिया कैसे ट्राई कर रहा है ओवर द ईयर्स काउंटर करने के लिए. ऑल्सो वी आर हैविंग द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसपे मेंस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, कैसे इंडिया ट्राई कर रहा है काउंटर करने का. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द 4 अगस्त वीडियो. सो प्लीज ट्राई टू रेफर द वीडियो हियर. विद दैट लेट्स मूव टू नेक्स्ट एस्पेक्ट जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, दैट इज ऑन डेब्ट ट्रैप. आप अगर डेब्ट ट्रैप देखें, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहें, ये चीज़ों में कैसे चाइना ओवर द ईयर्स ट्राई करते आया है कि जो उनकी जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर पाए, जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है वो इंक्रीज़ कर पाए. सो ये चीज़ें हम लोग ने काफ़ी डिटेल पे वी आर डिस्कस इन द 4 अगस्त. यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था कि हम लोग वी हैव डिस्कस की जो मालदीव्स हैं, म्यांमार है, कैसे बांग्लादेश, ऑल दिस जो सराउंडिंग रीजन्स है वहाँ पर चाइना इज़ ट्राइंग टू गेन इट्स स्ट्रेंथ. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द 4 अगस्त. Please refer to the video here. With that, let's see the African cheetah. ना यहाँ पर जैसे मैंने कहा अफ्रीकन चीता का जो एस्पेक्ट है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम कॉन्ट्रोवर्सीज, कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जिसके कारण ये जो ट्रांजिट है, ये जो रिलोकेशन जो प्रोग्राम है अफ्रीकन चीताज का, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं. हम लोग उस जो डिबेट है उस पर ना जाकर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो अफ्रीकन चीता का जो रिलोकेशन प्रोग्राम है वो क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी अथॉरिटी है जो कि रिलोकेशन प्रोग्राम को देख रहा है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता, अफ्रीकन चीता का IUCN स्टेटस क्या है, एशियाटिक चीता का IUCN स्टेटस क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी आर डिस्कस इन द 8 अगस्त. नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग वुड हेल्प टू मेंटेन योर कंटेम्प्रेरी नॉलेज. और आपकी जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज है दैट इज समथिंग जो कि आप शोकेस कर सकते हो आपके मेंस राइटिंग स्किल्स में. सो प्लीज ट्राई टू refer to that video here. It's quite important when it comes to mains as well as prelims. With that, let's move to our first explanation and the third article, that is defense equipment given to the army. तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है उसके नाम पर ना जाके उस पर रिस्ट्रिक्ट ना होकर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है दैट आई विल बी ट्राइंग टू इंक्रीज टू इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंडियन डिफेंस. अब यहाँ पर बात करते हैं जो इंडिजिनाइजेशन है उसमें क्या है. So what is this indigenization? Indigenization is the capability of developing and producing any defense equipment within the country for dual purpose of achieving self-reliance
आत्मनिर्भरता एज वेल एज रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ इम्पोर्ट्स। तो ये तो मेन मकसद से हम लोग क्या ला रहे हैं, हम लोग इंडिजिनाइजेशन लाने का मकसद है अपना। और इस पर देखते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज सम स्टैट्स। ये जो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं ये आप कोड कर सकते हैं आपके मेंस में। द फर्स्ट स्टैट्स इज रिलेटेड टू द सेल्फ रिलायंस इंडेक्स। अब सेल्फ रिलायंस इंडेक्स क्या है? सेल्फ रिलायंस इंडेक्स एक रेशियो है जो कि क्या करता है, जो कि इंडिजिनियस कंटेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को किसके साथ कंपेयर करता है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस को कंपेयर करता है। और इसमें अगर देखोगे सेल्फ रिलायंस इंडेक्स ऑफ इंडिया इट्स एज स्मॉल एज 0.3, ये काफ़ी छोटा है 0.3। आप देख रहे हो कि टोटल एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज रहता है इंडिजिनियस इक्विपमेंट्स का। सेकेंड इज द कैग रिपोर्ट, जो कॉम्पटेंट ऑडिटर जनरल है उनकी 2011 को उनके रिपोर्ट में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो हाल है दैट इज द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उनमें रॉ मटेरियल्स और सब चीज़ों में दे आर हैविंग व्हाट 90% इम्पोर्ट, 90% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उनका। दैट शोज कि कितना डिपेंडेंट है हम लोग। एक डिफेंस प्रोडक्शन एजेंट, एक मेजर डिफेंस प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर दे आर हैविंग 90% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। सो दैट शोज हाउ मच डिपेंडेंट वी आर। Other stats are related to the pictorial analysis. The first thing which I would like to show is the defense production in India by sector. Now this is particularly for 2020 and 2021. ये जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डिफेंस प्रोडक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 21% जो है, 21% ही काम स्टार्ट कर रहा है, वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें ऑर्गेनाइज कर रहा है। जो बाकी के जो 79% है, जो मेजर स्टेक है, वो कौन इसमें ला रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस, या जिसे कहें OFBS, जिसे कहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड। तो वहाँ पर वो जो मेजर जो शेयर है दैट गोज टू स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो शेयर है वो काफ़ी कम है, एज लो एज 21%। और अगर आपको इंडिजिनाइजेशन का मकसद जो है उसे आप रियलाइज़ करना है, ये जो मकसद है उसे आपको फुलफिल करना है, सो यू शुड व्हाट, यू शुड एनकरेज प्राइवेट सेक्टर्स। ये जो 21% है ये बढ़कर 40, 50, 60% हो, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इंडिजिनाइजेशन का जो अपना गोल है वो हम अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज दिस वुड बी एन डे ड्रीम। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो मुझे आपका ध्यान जो है मुझे लाना है दैट इज ऑन द ब्रेक डाउन ऑफ डिफेंस सर्विसेज बजट। अगर आप बजट की बात करें यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें तो जो मेजर शेयर है डिफेंस बजट का दैट गोज टू द ट्रेडिशनल आर्मी। ट्रेडिशनल आर्मी के सर्विसेज, उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है एज वेल एज मेंटेनेंस, उसमें जो है मेजर शेयर चला जाता है। सिर्फ और सिर्फ 1.6 जो है वो ही जाता है किसको? DRDO को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो DRDO है ये है मेजर बैकबोन, ये डिसाइड करता है रिसर्च में, ये डिसाइड करता है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, उसकी क्या क्या एफिशिएंसीज होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। अगर आप रिसर्च में पैसा नहीं लगाओगे सो देयर वुड बी अ लेकुने, एंड दैट इज द लेकुने विच इंडिया इज हैविंग। और इस लेकुने के कारण ही वी आर हैविंग द SRI ऑफ 0.3 एज वेल एज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। ये जो डिपेंडेंसी है, जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी और जो सेल्फ रिलायंस इंडेक्स में जो इतनी कमी है दैट इज बिकॉज ऑफ द लो शेयर ऑफ DRDO। हम लोग जब तक रिसर्च और डेवलपमेंट में हम लोग पैसा नहीं लगाएंगे वी वुड नॉट सी द रिजल्ट्स। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी कि क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इंडिजिनाइजेशन करने का, क्यों नहीं हम लोग पैसा देकर अब बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से हाई एंड इक्विपमेंट्स हम लोग ले सकते हैं। द फर्स्ट इशू इज़ द इशू ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब व्हाट इज दिस फिस्कल डेफिसिट? एज एन कंट्री अगर आप मानो जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है उससे रिलेटेड है फिस्कल डेफिसिट। अगर आपका एक्सपेंडिचर इनकम से कम है देन इट इज़ नोन एज फिस्कल डेफिसिट। अगर आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो कम है और इनकम ज़्यादा है देन इट इज़ नोन एज फिस्कल सरप्लस। अब यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट में अगर आप देखोगे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर व्हाट, आफ्टर सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पर भी इट इज़ हैविंग व्हाट, फिफ्थ लार्जेस्ट डिफेंस बजट भी है अपने पास, फिफ्थ लार्जेस्ट। उसमें भी व्हाट इज दैट, इंडिया प्रोक्योर 60% ऑफ द वेपन्स जो है वो हम लोग फॉरेनर से लेते हैं, फॉरेन कंट्रीज से लेते हैं। और अगर जो इम्पोर्ट्स है, इम्पोर्ट्स में अगर आप इम्पोर्ट्स के आपको ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है दैट वुड मीन कि जो आप क्या कर रहे हो, आप जो फिस्कल डेफिसिट है वो ला रहे हो। आपको क्या करना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए इम्पोर्ट्स को कम करना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे अगर इंडिजिनाइजेशन करते हो, इंडिया के अंदर ही आप इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप इम्पोर्ट्स का जो अमाउंट है वो कम कर रहे हो और इस वजह से फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा। सो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज इज द सिक्योरिटी इम्पेरेटिव। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव एन एग्जाम्पल,
मान लीजिए कि एक स्पेस क्राफ्ट हो गया या कोई भी रॉकेट है, उसे लॉन्च करने के लिए आपको कोई इंजन मैन्युफैक्चर करना है। अब इंजन प्रोडक्शन में जो जो टेक्नोलॉजीज लगते हैं, जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस लगते हैं, उसको अगर आप डेवलप करोगे, द सेम टेक्नोलॉजी विद सम मॉडिफिकेशंस कुड बी यूज इन द एयरक्राफ्ट ऑल्सो। सो दिस टाइप ऑफ स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू कुड हैव, ये जो एक्सपर्टीज है ये आप ला सकते हो कब, अगर आप इंडिजनाइजेशन को फेवर करोगे। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट। अब अभी एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग एटमोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। इसमें अगर आप बात करोगे एक एस्टिमेट्स के माने, तो अगर आप सिर्फ 20 to 25% ऑफ द जो डिफेंस रिलेटेड जो आपकी इंपोर्ट्स है वो उसमें आप कमी लाते हो, सिर्फ 20 to 25%, तो यू वुड ऐड व्हाट, यू वुड ऐड 1 lakh to 1,20,000 जॉब्स। और ये जो जॉब्स है ये अनस्किल्ड नहीं है, दीज आर स्किल्ड जॉब्स, हाईली स्किल्ड एंड पेड जॉब्स, जो एक्सपर्टीज है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ आप 20% और 25% कम करते हो, आप 1 lakh to 1,20,000 जॉब्स ऐड कर सकते हो, दैट ऑल्सो स्किल जॉब्स। सो दैट इज दी थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म। अब देखिए कि जो 26 जनवरी में जो भी परेड में आते हैं जी, S-400, चिनोक्स, अपाची, ये सब जो है ये सब लोग बाहर से खरीदते हैं। ये सब चीज़ों को बाहर से ना खरीद कर अगर इंडिया में ही बना दिया जाता तो जो नेशनलिज्म है, जो प्राइड है, वो और बढ़ता। सो दैट इज समथिंग जो कि इंडिया नीड्स एंड दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या ओवर द ईयर्स क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो फर्स्ट चीज़ है उसे कहते हैं DPP, दैट इज दी डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। अब ये क्या है डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी? जो भी आप प्रोक्योर करते हो उसके लिए एक गाइडलाइंस होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस, उसे कहते हैं, उस पर जो पॉलिसीज है उसे कहते हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। अब DPP ओवर द ईयर्स इंप्रूव होता है, ओवर द ईयर्स उसे रिवाइज किया जाता है। DPP 2016 में, जो कि DPP 2013 से रिवाइज हो किया आया था, उसमें पर्टिकुलरली दे हैव गिवन प्रेफरेंस टू व्हाट, बाय इंडिया IDDM। Now what is this IDDM? It is the indigenously designed, developed and manufactured, उसे रेफरेंस दिया गया है, उसे प्रेफरेंस दिया गया है ओवर दी ग्लोबल एस्पेक्ट्स। तो जो ग्लोबल चीज़ों को खरीदने के अलावा हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस किसे दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में डेवलप किए गए हो या डिज़ाइन किए गए हो या मैन्युफैक्चर किए गए हो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन। सेकेंड थिंग इज नोन एज ई-बिज पोर्टल। अब व्हाट इज दिस ई-बिज पोर्टल? यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ों को आपको अगर इंडस्ट्रियली, अगर आप कमर्शियल प्रोडक्शन करना है, आपको इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लगते हैं एज वेल एज IEM। तो वहाँ पर ये सब चीज़ों के लिए दे हैव मेड इट कम्प्लीटली ऑनलाइन। जब ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन में जब आप करते हो, ई-गवर्नेंस के एस्पेक्ट आप लगाते हो, तो वहाँ पे दफ्तरों में जाकर जो खटखटाने वाली बात थी, वो जहाँ पे अगर आपको जो इश्यूज़ होते थे, वहाँ पर ये सब इश्यूज़ नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और उसकी जो स्टेटस है वो आप रिवाइज कर सकते हो। तो वहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशराइज बनता है, गवर्नमेंट और जो एजेंसीज है उनके ऊपर भी एक प्रेशर बना रहता है कि जो भी है ट्रांजेक्शन्स, वो साथ साथ जो भी प्रपोजल्स है वो उसे रिफ्रेश करे, वो उसे स्टेटस जो है अपडेट करे। थर्ड थिंग इज द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एनुअल कैपेसिटी। अब यहाँ पे किस चीज़ की एनुअल कैपेसिटी की बात की जा रही है? द एनुअल कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस पर्टिकुलरली फॉर डिफेंस सेक्टर जो है, इनमें जो अनाउंस करने, इनमें जो देने की जो लाइसेंस है उसकी जो रेस्ट्रिक्शंस थी, उस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। इस वजह से अभी जितने ज़्यादा हो सकते हैं जो प्लेयर्स हैं वो आ सकते हैं डिफेंस सेक्टर में। सो दैट इज द थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग इज आउटसोर्सिंग एंड वेंडर डेवलपमेंट गाइडलाइंस। अब जो ये गाइडलाइंस है पर्टिकुलरली फॉर द डिफेंस PSUs एज वेल एज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसे हम लोग OFBs कहते हैं, यहाँ पर दे हैव बीन गिवन क्लियर कट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एज वेल एज व्हाट, आउटसोर्सिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज SMEs को वहाँ पर प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें। सो यहाँ पर क्या होगा, जब तक जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा जो 21% था जो प्राइवेट सेक्टर का, वहाँ पर अगर हम लोग बढ़ा दें, जो प्राइवेट सेक्टर्स और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसे हम लोग प्रमोट करें, देन ओनली वी कुड रियलाइज व्हाट, वी कुड रियलाइज द एम ऑफ इंडिजनाइजेशन। देन फोर्थ वन इज यूनिफॉर्म कस्टम ड्यूटी। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म कस्टम ड्यूटी किसके बीच में? यूनिफॉर्मिटी बिटवीन द कस्टम ड्यूटी ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स। नाम ये क्यों जरूरत पड़ा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि कोई चीज़ है जिसे कि इंपोर्ट करना है, गवर्नमेंट भी इंपोर्ट कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी नहीं देना बट प्राइवेट को कस्टम ड्यूटी देना है, तो वैसे ही उनके पास कैपिटल कम रहता है, उनके पास इनिशिएटिव्स कम है, उनके पास वैसे ही काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कस्टम ड्यूटी बना देते हो, सो दैट इज़ नॉट एन लेवल प्लेइंग फील्ड। प्राइवेट प्लेयर्स के पास ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, उनको ज़्यादा कठिनाई जो है वो सफ़र करना पड़ता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो कस्टम ड्यूटी है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया, ताकि दोनों साथ साथ compete कर पाए, प्राइवेट प्लेयर्स भी गवर्नमेंट प्लेयर्स के साथ compete कर पाए। सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट।
देन वी आर हैविंग बाय एंड मेक इन इंडिया, विच इज क्वाइट एविडेंट। बाय एंड मेक इन इंडिया क्या है, तो इसमें वी आर गिवन प्रेफरेंस टू व्हाट, बाय इंडियन या बाय एंड मेक इंडियन या मेक इंडियन ओवर व्हाट, ओवर बाय ग्लोबल। ग्लोबल कैटेगरीज को प्रेफर ना करके वी आर गिवन प्रेफरेंस टू व्हाट, इंडिया में बनाए या इंडिया में खरीदे, एज वेल एज बनाए या इंडिया में बनाए। सो ये कैटेगरीज को हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर बाय ग्लोबल कैटेगरी। देन व्हाट वी आर हैविंग द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, जिसे कहते हैं डैप। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा डीपीपी में जो प्रोक्योरमेंट है उसकी पॉलिसी है, वेरस यहाँ पर है इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन। जो एक्यूज करते हैं एक्विजिशन जो है उस पर ये प्रोसीजर की ये गाइडलाइंस है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर दे हैव पर्टिकुलरली गिवन प्रायोरिटी व्हाट, गिवन प्रायोरिटी टू कैपिटल आइटम्स फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज। जो कैपिटल आइटम्स है उसको डोमेस्टिक सोर्सेज से लेने के लिए स्पेशल प्रायोरिटी जो है वो दिया गया है। जो मेंशन है वो क्लियर एक्सटेंसिवली मेंशन है, कहाँ पर, डीएपी 2020 में। देन वी आर हैविंग आईडेक्स स्कीम। अब ये आईडेक्स स्कीम क्या है, सो आईडेक्स स्कीम में दे हैव पर्टिकुलरली डन व्हाट, दैट इज अ लॉन्च ऑफ इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम। अब यहाँ पर ये जो स्कीम है यहाँ पर वो प्रमोट कर रहे हैं किसे, प्रमोट कर रहे हैं एमएसएमईज को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वो प्रमोट कर रहे हैं। सिमिलरली वी आर हैविंग वन मोर पोर्टल ऑल्सो, दैट इज नॉन एज द सृजन। सृजन में क्या कर रहे हैं, वो जो पोर्टल है उसमें दे आर फैसिलिटेटिंग व्हाट, इंडिजिनाइजेशन बाय व्हाट, बाय इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एमएसएमईज। इंडियन इंडस्ट्रीज को और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए वी हैव आल्सो लॉन्च व्हाट, सृजन। सो ये कुछ मेजर्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है टू व्हाट, टू रियलाइज द एम ऑफ इंडिजिनाइजेशन। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी कि चैलेंजेस क्या है, क्यों अभी तक हम लोग 60% जो है वो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, द फर्स्ट एस्पेक्ट इज नोन एज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी एज वेल एज कैपेबिलिटी। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल, आपको कोई गन जो है वो बनाना है, तो गन बनाने के लिए उसकी जो रॉ मटेरियल्स है उसे भी आपको सोर्स करना होगा। तो जो सप्लाई चेन है उसकी ज़रूरत है, वहाँ पे आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। इंडस्ट्री में काफ़ी और रेगुलेशंस लगते हैं, काफ़ी और साइड बिजनेसेस लगते हैं, रिसर्च काफ़ी ज़्यादा जाता है, उसमें लेबोरेटरी जाता है जहाँ पे आप टेस्ट करते हो। सो ये सब चीज़ें जो है कैपिटल इंटेंसिव जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है, और इस वजह से हम लोग प्लान तो कर लेते हैं पर उसे इम्प्लीमेंट करने में एक गैप है, उसमें एक लैकुने है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ना जब भी आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो वहाँ पे काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स आने लग जाते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स हैं, पब्लिक प्लेयर्स हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, या पब्लिक या एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में ही डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो ये सब डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए यू शुड हैव व्हाट, वी शुड हैव अ परमानेंट आर्बिट्रेशन कमिटी। परमानेंट आर्बिट्रेशन कमिटी की ज़रूरत है जहाँ पे वो जो डिस्प्यूट्स है वो हम लोग क्विकली स्विफ्टली हम लोग सॉल्व कर पाए। देन द थर्ड एस्पेक्ट, थर्ड जो चैलेंज है दैट इज नॉन एज पॉलिसी डायलेमा। अब यहाँ पे क्या है पॉलिसी डायलेमा, यहाँ पे पॉलिसी डायलेमा ये कहते हैं जो ऑफसेट रिक्वायरमेंट है जो हम लोग रख रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं तक उसकी जो अचीवमेंट्स है उसकी जो वो हेल्प नहीं कर रहा, उसकी जो अचीवमेंट्स है वो हम लोग नहीं देख रहे, वो निखर के नहीं आ रहा। जो ऑफसेट रिक्वायरमेंट्स के जो मकसद था वो हम लोग नहीं देख रहे। अब ये क्या है ऑफसेट, मान लीजिए कि इंडिया और रशिया ने 500 बिलियन का कोई डील किया है, वहाँ पर इंडिया ने एक क्लोज रखा है जो डील में कि जो 100 मिलियन जो है 100 मिलियन क्या होगा, ऑफसेट होगा। तो इसका मतलब रशिया जब ये जो पूरा डील है उसमें 100 मिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में करेगा, और इस वजह से क्या होगा, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। ये था इसका मकसद। बस कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मकसद था ये मकसद कहीं ना कहीं फाइनलाइज नहीं हो रहा, ये कहीं ना कहीं फ्रूटिफाई नहीं हो रहा। सो दैट इज समथिंग विच इज द नेक्स्ट इशू। देन द फोर्थ इशू इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट। अब नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इज मोर और लेस रिलेटेड टू आवर फर्स्ट चैलेंज ओनली। यहाँ पर भी जब भी आप कुछ लाते हो, फॉर एग्जांपल पेन का एग्जांपल लें, एक पेन है जो कि आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई फॉरेन कंट्री से, वो पेन का दाम 5 रुपये है। अगर आप सेम पेन अगर आप इंडिया में बना रहे हो और उसका जो दाम है 15 रुपये, सो हाउ वुड यू कम्पीट। यहाँ पे को जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो नहीं है, आप जो है कंपेयर नहीं कर सकते फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो सेम वेपन्स में भी सेम चीज़ होता है। तो जब आप बनाओ सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो उसकी कॉस्ट है वो फॉरेन प्लेयर से ज़्यादा गैप ना हो, देन ओनली इट वुड प्रमोट इंडिजिनाइजेशन। अदरवाइज कोई क्यों बेकार का महंगा जो सामान है वो खरीदेगा। विद दैट एम क्या इशू है इसमें इश्यूज आए थे इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो सप्लाई चेन है उसमें इंटीग्रेशन नहीं है, तो आप जो वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है या जो एफिशिएंसी है वो आप नहीं ला सकते, जो कॉम्पिटिटिवनेस है एज वेल एज जो एफिशिएंसी है वो आप नहीं ला सकते। सो दैट इज सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि इंडिया फेस करता है, और इस वजह से अभी भी इंडिया क्या करता है, मेजर जो वेपन्स है 60% ऑफ दम इम्पोर्ट करता है। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज द अचीवमेंट्स ऑफ 75। ना जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, इट इज़ एन कल्मिनेशन ऑफ फ्यू आर्टिकल्स। आज के न्यूज़पेपर में और कल के न्यूज़पेपर में
दे हैव कवर्ड वेरियस एस्पेक्ट, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो 2 आर्टिकल्स है ये आज के न्यूज़पेपर में थे जो कि एडिटोरियल्स है, मेन एडिटोरियल्स, वेयर एज दिस वन इज ऑन ऑपेड। ऑपेड में एक आर्टिकल था जहाँ पे दे हैव कवर्ड क्या अचीवमेंट्स पर्टिकुलरली ऑन साइंस एंड टेक या इकोलॉजिकल या ओवर द ईयर्स क्या क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, दैट इज। So what I am doing is that I have clubbed all those articles and I am trying to give you a 3-dimensional, a multifaceted picture here in the form of a flow chart. So with that, let's start with the flow chart. देखते हैं कि 75 years of independence में हम लोग ने क्या क्या हासिल किया और हम लोग ने क्या क्या मेजर माइलस्टोन्स रहे। So which are those major milestones? First one, 15 August में आज़ादी मिला, India became an independence in the midnight hour. Then 26 January में it became a republic country. Then 1951 में we had the first 5-year plan, जो कि प्लानिंग कमीशन था, जो कि एक सोशलिज्म था जिसका एक कॉनोटेशन प्रिलैम्बल में भी है। उसके बेसिस पर उसे रियलाइज करने के लिए वी हैड द 5-year plans जहाँ पे सेंट्रलाइज प्लानिंग होता था। सो 1951 में फर्स्ट 5-year plan आया। देन इन 1952 इंडिया विटनेस द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन। देन 1953 में जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया। एंड इन 1954 इंडिया एंड चाइना साइंड पंचशील। अभी जो पंचशील है इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। जो गुजराल डॉक्ट्रिन है, जो कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसका डॉक्ट्रिन है, वहाँ पर भी पंचशील का एक जो एस्पेक्ट है वो है। सेम टाइम जो कि नाम था नॉन एलिमेंट मूवमेंट जो था, उसमें भी कहीं ना कहीं एक रिलेशन किसके साथ है? पंचशील। पंचशील इज 5 प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स है जो कि डिफाइन करता है पीसफुल को एक्सिस्टेंस के 5 प्रिंसिपल्स, एंड दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट रखता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। देन विद दैट 1955 में क्या हुआ? स्टेट बैंक वाज फाउंडेड। एंड 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है, जो अपना जो प्रोडक्शन जो है हम लोग बढ़ा पाए, दैट वाज डबल और ट्रिपल। सो दैट इज बिकॉज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, दैट इज नॉन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। देन वी हैड 1961 में लिबरेशन ऑफ गोवा, एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैड द 1962 में इंडिया चाइना वार। ना इंडिया चाइना वार जो है वहाँ पर एक डिफीट मिला इंडिया को, बट वो जो हार है उसमें से भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ सीखे, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। और वहाँ से वी हैड द फॉर्मेशन ऑफ ITBP, जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, दैट वाज बिकॉज ऑफ द इंडो चाइना वार। सो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने जीतने के साथ साथ हारने से भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखे हैं। देन वी हैड इन 1963 इंडियाज़ फर्स्ट एवर रॉकेट लॉन्च। आपने पिक्चर्स देखा होगा जहाँ पे रॉकेट साइंटिस्ट जो है वो साइकिल पर कैप्सूल्स को ले जा रहे हैं, दैट इज़ समथिंग जो कि हम लोग वहाँ पे देखें। वहाँ पर जो लॉन्च था दैट वाज फ्रॉम तुम्बा, जो कि साउथ इंडिया में है। Then in 1965 we had the India-Pakistan war, and afterwards in 1966 Indira Gandhi becomes the first female Prime Minister of India. Then in 1969 formation of ISRO. So इससे पहले ISRO जो है as an organization वो concentrated नहीं था, यहाँ पर हम लोग ISRO as an organization का formation हुआ। Then in 1970 we had the White Revolution, दूध का जो revolution था, जहाँ पर जो अमूल का जो formation है, अमूल का जो formation है वो realize हुआ। एंड एज ऑफ नाउ आज इंडिया जो है डायरी प्रोडक्शन में एक मेजर हब है, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है ये डायरी प्रोडक्शन का, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वाइट रेवोल्यूशन जो कि 1970 में हुआ। देन 1971 में वी हैड द इंडिया पाकिस्तान वार ऑल्सो, जिसे कहते हैं जो बांग्लादेश लिबरेशन वार एंड ऑल। देन इन 1975 में इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड। नाउ काफ़ी क्रिटिक्स का माने दिस हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डार्क स्पॉट इन द वाइट फैब्रिक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के जो कपड़े हैं उसमें एक धब्बा के तौर पर काफ़ी सारे क्रिटिक्स मानते हैं इसे, इमरजेंसी को। देन वी हैड 1982 में कलर टेलीविज़न आया, जो ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट से हम लोग कलर टीवी में देखने लगे, शक्तिमान एंड ऑल जो कि हम लोग कलर टीवी में देखने लगे। देन इन 1983 में वी हैड आवर फर्स्ट वर्ल्ड कप, काफ़ी सारे मूवीज़ भी बन चुके हैं इस पर। 1991 में वी हैड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब ये क्या है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले वी हैड द परमिट एंड कोटा राज, जिसे कहते हैं क्लोज इकोनॉमी, वो हुआ करता था। वी हैड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, उसके बाद वी हैड एक्सपोर्ट प्रमोशन। सो उसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो कि 90s में हुआ, 1991 में टू बी एग्जैक्ट। देन 1998 में इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट, पोखरान 2 टेस्ट जिसे कहते हैं। देन उसके बाद 1999 में वी हैड कारगिल वार। आफ्टरवर्ड्स इन 2007 देयर वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन? प्रतिभा पाटिल जी। एंड देन इन 2008 चंद्रयान 1 वाज लॉन्च्ड। देन आफ्टरवर्ड्स इन 2015 जो प्लानिंग कमीशन था, जो कि पहले से 5 ईयर प्लान्स बनाते आए, उसमें काफ़ी कुछ इश्यूज थे,
जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है उसमें काफ़ी कुछ डिफिशियंसीज थे, उसके कारण वी लॉन्च व्हाट, वी डिसॉल्व द प्लानिंग कमीशन एंड वी केम अप विद नीति आयोग। एंड इसकी जो एनालिसिस है नीति आयोग एज वेल एज प्लानिंग कमीशन, दैट ऑल्सो वी आर डिस्कस इन द न्यूज़ एनालिसिस, सो प्लीज रेफर टू दोज न्यूज़ एनालिसिस हियर। Then we had in 2022 India's first tribal president द्रौपदी मुर्मू जी। So these are some of the major milestones जो कि इंडिया ने अचीव किए हैं over the years, and this is something which you should be aware of. With that, let's move to the quiz of the day. Quiz of the day में जो first question है, it's an location based question जहाँ पर आपकी जो टाइगर रिजर्व है उसकी जो लोकेशन है उसके साथ मैच द फॉलोइंग है। सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ट्राई करते हैं, जैसे कि पिछले साल के जो प्रीलिम्स के पेपर है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस थे। सो यहाँ पर यू शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, इस वजह से आप वो जो क्वेश्चंस है वहाँ पे आप स्कोर कर पाओगे। देन सेकेंड इज रिलेटेड टू इंडियन नेवी और जो सबमरीन हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। And the solutions of these questions along with their explanations would be provided in the form of a PDF in the video's description, जिसे हम लोग देते हैं, as well as जो PPT है उसको भी in the form of a PDF we will be providing in our Telegram group as well as in the video's description. So I hope that you have learned a lot. So study hard, work hard. We will be doing the same for you guys. Stay safe. Thank you. See you soon.